नमस्कार, स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज बात करेंगे मनी मैजिक से क्या सत्ता की चाबी तलाशी जा रही है। अभी कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार महिलाओं को 50,000 रुपए की राशि देने की योजना बना रही है। हो सकता है कुछ दिन में यह घोषणा हो भी जाए, लेकिन इससे पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने घोषणा कर भी दी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए दिए जाएंगे। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से पहले मनी मैजिक चलाने की एक तरह से कोशिश की कवायद देखने को मिल रही है। शायद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों का यह मानना है कि जाति, धर्म, संप्रदाय और पंथ का मैजिक नहीं चला तो मनी मैजिक तो चुनाव में जरूर चल ही जाएगा। इसे दुर्भाग्य कहा जाएगा कि आज भी इस देश की महिलाओं के लिए कुछ हजार रुपए सालाना एक बड़ी राहत राशि है। स्त्री स्वावलंबन और स्त्री सशक्तिकरण के तमाम सरकारी दावों के बावजूद भारतवर्ष की महिलाओं के हाथ आजादी के इतने साल बाद भी खाली है। इससे थोड़ी सी राहत राशि ही उनके लिए वरदान जैसी साबित होने लगती है, लेकिन इन मुफ्त की रेवड़ियों के कारण सरकारों का खजाना कहीं ना कहीं खाली होता हुआ दिख रहा है। अर्थव्यवस्थाएं खोखली हो चली है, अधोसंरचना चरमराती हुई। उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीतिक दल महिलाओं को मुफ्त की रेवड़ी देगा तो खजाने पर 1 लाख करोड़ से कम का भार नहीं पड़ेगा। इस तथ्य के साथ आपको यह भी आप बता दें कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति में है। खुद अखिलेश यादव ये दावा कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही। इसके बावजूद अखिलेश यादव महिलाओं को नगद राशि देना चाहते हैं या इसका ऐलान कर रहे हैं। तो क्या अब चुनाव मनी मैजिक के सहारे ही जीते जाएंगे? क्या इसी पर राजनीतिक दल निर्भर है? खैरात बात कर या खैरातों का लालच देकर क्या वोट बटोरे जा रहे हैं? इन सब के बीच जनता के मुद्दों का आखिर क्या? आज इन तमाम सवालों के देंगे जवाब। उससे पहले प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। मैं अपनी बहनों को, अपनी माताओं बहनों को और आधी आबादी को ये भरोसा दिला सकता हूं कि जहां आज स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की हम लोग मैनिफेस्टो में लाने का भविष्य में काम करेंगे, वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी समझौता समाजवादी सरकार में नहीं होगा। जहां 1090 की शुरुआत की थी, वहीं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डायल 100 को दिया और वही डायल 100 आज सरकार कह रही है कि इंटीग्रेटेड सर्विस के लिए बन गया है। ये वही डायल 100 है जिसमें पुलिस और हर इमरजेंसी सर्विस की मदद के लिए काम शुरू हुआ था। इसलिए मैं आज भरोसा दिलाता हूं कि जहां स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी, ये आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। देख सपाई बिटिया घबराई, समाजवादी पार्टी के लाल टोपी यानी खतरे का निशान। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो महिलाओं पर कितने अत्याचार बढ़ जाते हैं। और समाजवादी पार्टी तो सिद्धांतता मानती है ना, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। याद है कि कैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने के बाद से मनचले और मजनूओं पर गाज गिराने का काम किया, वरना उत्तर प्रदेश में लड़कियों का ड्रॉप आउट कैसे हो जाता था। तो जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते, वो महिलाओं को बरगलाने का, बहलाने का ये जो ख्याल लेकर के आ रहे हैं, ये चुनावी प्रलोभन लेकर आ रहे हैं, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के उसी तरह खटाखट फटाफट स्कीम का विस्तार है। ये देश की महिलाओं को लोक लुभावन वादे में डाल करके चुनाव जीतने के एक षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन देश की महिलाएं तो सवाल पूछ रही ना कि अखिलेश यादव जी की पार्टी ने आखिरकार मातृशक्ति वंदना अधिनियम का विरोध क्यों किया, महिलाओं को आरक्षण पाने में बाधाएं उत्पन्न क्यों की। इसलिए महिला वोटर्स समाजवादी पार्टी के पक्ष में कभी नहीं जाने वाली। तो तमाम तरह के दावे और वादे जो है किए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों से पहले कहीं ना कहीं राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेकने में जुटे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो एक बात निकलकर सामने आ रही है कि आखिर क्या एक तरफ जाति और धर्म के आधार पर तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होते ही रहे,
पर क्या अब धनबल के आधार पर जो है आने वाला चुनाव जो है अपनी आकार लेता हुआ दिखाई देगा? और महिलाओं को साधने की जो बात हो रही है उसमें जो तमाम बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, आखिर उसका आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश के अर्थतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समझने की कोशिश करेंगे। रत्नेश मिश्रा बीजेपी से हमारे साथ, विनय कुमार सिंह समाजवादी पार्टी से, मनोज सिंह कांग्रेस से हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज शुरुआत समाजवादी पार्टी से ही करते हैं। विनय कुमार जी, एक तरफ लगातार आप ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं रेवड़ियां बांटने का काम जो है चुनाव जीतने के लिए किया जाता रहा, हम विकास की बात करेंगे, हम विकास के आधार पर आगे बढ़ेंगे, हम स्वावलंबन की बात करेंगे, लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अब वापस ढाक के तीन पात वाली स्थिति है। जो वादे, जिस तरह के वादे हम दूसरे दलों की तरफ से देखते थे, कहीं ना कहीं उसी तरह के वादे जो है अब हम समाजवादी पार्टी की तरफ से भी देख रहे हैं। क्यों ना इसे चुनावी चश्मे की नजर से देखा जाए कि कहीं ना कहीं एक बड़ी आबादी को साधने का प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। अभिषेक जी, समाजवादी पार्टी की घोषणा मतलब गारंटी होता है। इससे पहले भी हमने घोषणाएं भी की थी और उसको पूरा भी किया था। चाहे आप जो है ये इसको हम लोगों ने लोहिया पेंशन योजना के नाम से पहले भी हम महिलाओं को देते रहे, बेरोजगारी भत्ता दिया, लैपटॉप दिया, जो हमने कहा ये किया। लेकिन आप अभी हमारे भाजपा के मित्र बैठे हुए उनसे पूछ लीजिए, उनके घोषणा पत्र में लड़कियों के लिए स्कूटी था। 10 साल की हो गई सरकार, ये 5 साल, जब 5 साल की सरकार में घोषणा किए थे नहीं मिला। बच्चों को था कि टैबलेट दिया जाएगा, लेकिन टैबलेट नहीं मिला। एक राउंड 2-4-5 हजार को बांटा गया था, उसके बाद उस स्कीम को बंद कर दिया गया। इन्होंने दिल्ली में भी घोषणा किया, दिल्ली में भी देखिए नहीं मिला। इन्होंने बिहार में घोषणा किया था 10-10 हजार का एक बार दिया गया वोट लेने के लिए, उसके बाद वो योजना ठप हो गई। महाराष्ट्र में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, जहां भी ये लॉलीपॉप देते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की घोषणा का मतलब होता है गारंटी। और रही बात आपने रेवड़ी कहा, ये रेवड़ी नहीं है, वो आधी आबादी का सम्मान है। जो कि घर की महिलाएं, आप गाँव में चले जाइए, उनको अपनी जरूरत की बहुत सारी चीजें चाहिए होती है जो कि नहीं हो पाता है, तो वो उनके लिए है कि वो जो पीडीए के लोग हैं जो बेचारे परेशान रहते हैं, तो उनके लिए है कि उनको जो है उनकी दवा के लिए, उनकी और भी चीजों के लिए, दादी अम्मा है तो बच्चों के टॉफी के लिए ये सारी चीजें हो जाती है। ये इसलिए है। और हम युवाओं की बात अगर करें तो हमने युवाओं को रोजगार दिया, हमने नौकरियां दी, हमने सब कुछ किया। अब बात आती है विकास की, तो हम तो बात विकास की ही करेंगे। उत्तर प्रदेश में हमने काम किया है, चाहे आगरा चले जाइए, चाहे मथुरा चले जाइए, चाहे हम लखनऊ में बैठे हुए हैं तो हम लखनऊ की भी बात करें। रत्नेश जी से मैंने पहले भी पूछा है और आज बता जरूर देंगे कि अमोसी से चल करके चिन्हट तक कोई विकास का ऐसा आयाम हो कि बता दे कि जो भारतीय जनता पार्टी के समय में शुरू हुआ। और रही बात महिलाओं के समय, तो 10-90 जो हमने शुरू किया था, 100 डायल शुरू किया था, तमाम विशेष तकनीकी के द्वारा जो है था, और तुरंत पुलिस पहुंचती थी। उसी को इन्होंने 112 किया है। हमने यहाँ पर जो है तमाम ऐसे लोहिया अस्पताल है, संस्कृत विश्वविद्यालय है, कैंसर हॉस्पिटल है, लोक भवन है। हमने नहीं, विनय कुमार जी, मुझे विकास का पैमाना वाकई में समझ में नहीं आता। बेरोजगारों को बेरोजगारी के लिए बेरोजगारी भत्ता, बुजुर्गों को आप दे देंगे पेंशन, महिलाओं के लिए अब आप कह ही रहे हैं कि आप देंगे। आप रोजगार दे नहीं पा रहे तो आप कह रहे चलिए हम एम्बुलेंस लेके आएंगे, हम इंटर्नशिप लेके आएंगे, हम ये लेके आएंगे, हम वो लेके आएंगे। ये विकास का कौन सा पैमाना है जिसमें हर चीज आप लेके आएंगे लेकिन वहां पे रोजगार की उपलब्धता नहीं है? खैर, मैं इसमें वापस लौटूंगा। रत्नेश मिश्रा जी, मैं इसी पर आना चाहूंगा और आपसे भी वही सवाल है कि आप में, नहीं, एक मिनट आपके पास आऊंगा, ठीक है, मैंने आपको समय दिया था, मैं वापस आपको समय दूंगा। रत्नेश मिश्रा जी, जो बात वो कह रहे हैं और आपकी जो बातें हैं उनमें मुझे कुछ खास अंतर नजर नहीं आता है। जो आप कर रहे हैं वही वो करने की बात कर रहे हैं। अभिषेक जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी और पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज सिर्फ घोषणा करने का नहीं, बल्कि योजनाओं को बजट में जोड़कर वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचाने का लक्ष्य लेके चलते हैं। महिलाओं को आवास, उज्ज्वला एवं स्वयं सहायता समूह, स्वरोजगार, कौशल विकास, शिक्षा के माध्यम से सतत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और जो अरे आपके घोषणा पत्र में स्कूटी था, कहाँ है? ये बंद कराइए।
ये बंद कराइए। बीच में कूद फाड़ ठीक है नहीं। विनय कुमार जी, आपको मैं समय दूंगा। रत्नेश जी बोलिए। ये अगर कूद बात करेंगे तो फिर ठीक है विनय जी, मुद्दे पे आइए। ओ माफ कीजिए रत्नेश जी, मुद्दे पे आइए। धमकी उमकी रत्नेश जी मत विनय जी, दें। विनय जी, मैं आपने बोला, अब उनको भी सुन लीजिए। धमकी उमकी मत दे, विदाई के लिए तैयार है अरे नहीं है। है ना, धमकी मत रत्नेश दे, जी आप अपनी बात रखिए। विनय जी आपने अपनी बात रखी है, अब उन्हें सुनिए। रत्नेश जी आप बोलिए। विदाई के लिए तैयार रहे। देखिए मेरे साथ जैसा व्यवहार करेंगे आपके साथ रत्नेश वैसा ही जी व्यवहार प्लीज करेंगे। मुद्दे पे अरे आइए। हमें भी आता है करने ना, विनय जी हमें आपने भी सवाल आता है आपने करने। सवाल पूछा है, जवाब भी प्लीज सुन लीजिए प्लीज। रत्नेश जी आप बोलिए। देखिए लोकतंत्र है, यहाँ जनता उनको वोट देती है जो सवाल पूछकर जवाब सुनने की क्षमता रखते ही नहीं, बीच में 20 सेकंड में अपना पूछ गए। ठीक, थोड़ा सुनिए। सवाल पूछा है, विपक्ष का कर्तव्य निभा रहे हैं तो जवाब भी सुनिए। बीच में कूद फाड़ करेंगे तो रत्नेश जी जनता मुद्दे पे सोचेगी आइए कि जल्दी से। झूठ रत्नेश जी मुद्दे पे की आइए। पाठशाला का स्क्रिप्ट मत पढ़िए, अपने यहाँ अरे झूठ की रत्नेश जी पाठशाला मुद्दे पे का आइए स्क्रिप्ट आप। मत विनय जी पढ़िए। आप एक मिनट स्क्रिप्ट मत रत्नेश जी पढ़िए। मुद्दे पे बात कीजिए। उनको मैंने बोल दिया वो नहीं बोलेंगे, बीच में टोकेंगे, आप अपनी बात रखिए। और देखिए हमारा मानना है और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता देने के बजाय उनको रोजगार, सम्मान, सुरक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए काम करना चाहिए। सरकार को हमने करके दिया है। और अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि उनकी सरकार में काम हुआ है, तो बिल्कुल काम हुआ है। मैं उनके काम गिना दूं, उनको 2017 में क्यों प्रदेश की जनता ने चुनाव हरा दिया, उनके मैं काम आपको गिनाता हूं। इनका काम बताऊं, आईपीएस अधिकारी मुकुल द्विवेदी की मथुरा में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। पीपीएस अधिकारी जियाउल हक की दिन दहाड़े प्रतापगढ़ में हत्या कर दी गई। इंस्पेक्टर संतोष यादव की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। मुजफ्फरनगर जैसे चलिए बड़े बड़े रत्नेश जी दंगे मुद्दे हुए। पर आते, नहीं, क्या क्या अभिषेक क्या जी ये जो प्लीज, घोषणा की गई है। अभिषेक जी प्लीज, अभिषेक जी प्लीज, अभिषेक जी प्लीज, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। मैं बड़ी शांति से सुनता हूं। उन्होंने कहा ना कि भाई किया है, तो मैं तो ये भी देखना चाहता हूं। आपको बदायूं रेप केस याद होगा ना, हाईवे वाला बदायूं रेप केस, जहां पर दलित बच्चियों का गैंग रेप करके उनको नंगे करके उनके लाशों को पेड़ पर टांग दिया गया था। बुलंदशहर गैंग रेप आपको याद है ना, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, याद है ना। तो ये सारे काम, और इन्हीं हजरतगंज में हमने देखा है किस प्रकार एससीओ को गाड़ी के बोनट पे बांध के मारा था इनके लोगों ने। इसी कारण 2017 में इनको प्रदेश की जनता ने नकार दिया। और इन्होंने कहा पीडीए की बात कर रहे हैं, तो इस इनके पीडीए का नया आपको बता देता हूं मैं, एब्रीविएशन अखिलेश यादव जी तक विनय जी बता दीजिएगा। पीडीए का मतलब होता है पहली बार 2017 आ रहे, डी का मतलब होता है दूसरी बार 2022 आ रहे, और ए का मतलब होता है अब की बार 2027 भी आ रही। तो ये जो लीपापोती करने का ठीक है अखिलेश यादव रत्नेश में जी, दम मेरा जो है, सवाल है तो उसमें आ कानून जाते हैं। व्यवस्था पर बात ठीक है करें। आपने बोल ली वो अखिलेश बात, यादव मुबारक हो पर दम आपको, है, अब तो 2 बार महिला जीत सुरक्षा चुके हैं पर आप, बात तीसरी करें। बार जीतने का और जो सपना देख रहे नौकरियों की हैं। बात इन्होंने की बहुत अभिषेक अच्छी जी। बात है रत्नेश जी। मैं ये नौकरियों में पूछने भी की आ जाता कोशिश हूं। कर रहा हूं 5 साल आपसे की सरकार कि में 2 लाख लगातार हम नौकरियां अलग अखिलेश अलग यादव राज्यों ने में ये दी। देख रहे हैं। हमने 9 रत्नेश साल की जी, सरकार में 9 लाख सरकारी नौकरियां दी है। रत्नेश जी बीजेपी का सुन तो मतलब है लीजिए भाग कृपया गए करके। पाकिस्तान। रत्नेश जी बीजेपी मेरा का सवाल मतलब ये है भाग है, गए एक मिनट पाकिस्तान विनय जी, बिरयानी एक मिनट खाने, में आऊंगा आपके पास। मेरा बिरयानी सीधा खाने। सीधा सवाल ये है अरे कि क्या पहली ये जो बार घोषणा की 2017 गई है है, समाजवादी, दूसरी अरे बार मुद्दे पर 2027 बोलने तो है, दीजिए प्रभु। 2027 भी हारोगे। अब की बार भाग गया 2027 भी पाकिस्तान। हारोगे। और बी का समाजवादी मतलब पार्टी का भाग, मतलब चलिए है, ठीक है, कोई मतलब समाजवादी नहीं है। का आप लोग पार्टी मतलब आपस में का बस जाओ, आप बी यही का छीटाकशी मतलब करना चाहते हैं। पाकिस्तान। आपको मुबारक, भाग खैर जाओ मैं अब कांग्रेस की पाकिस्तान। तरफ रुख करना चाहूंगा। बहुत समय से वो भी इंतजार करें। मनोज सिंह जी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से महिलाओं को आर्थिक राशि के अनुदान के तौर पर देने का जो ये घोषणा की गई है, कहीं ना कहीं जो अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं, लाडली बहना योजना, लाडो योजना, माझी लाडली योजना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से सेम टाइप की योजनाओं की घोषणा हमने बिहार में भी अभी देखी। कहीं ना कहीं क्या इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए समाजवादी पार्टी ने पहले ही घोषणा कर दी कि हम 40,000 देंगे, मतलब मोटा मोटा मान ले तो 3,000 रुपए प्रति महीना महिलाओं को अनुदान के तौर पर देने की एक तरह से घोषणा। मनोज सिंह जी, किस तरह से देखें आपके सहयोगी दल से? पाकिस्तान। भी हारोगे। मनोज सिंह जी, अब उनका जाओगे वॉल्यूम बढ़ाइए, भाग बाकी के वगैरह हम दीजिए। पाकिस्तान। पहली बार 2017 हारे। मनोज सिंह जी, अरे हो यूपी में 24 हारे हो, भूल गए क्या? कितना काम किया था कि मुलायम मनोज सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जाओगे किसी माई के पाकिस्तान। लाल में दम है। अखिलेश अरे यादव में दम है, तो अपने काम के आधार पर देशद्रोही हो। चलिए, लगता है कुछ तकनीकी समस्या है। पर रत्नेश मिश्रा जी, ठीक है ठीक है ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। अब उस मुद्दे पर आ जाता है जिस पर आज चर्चा हो रही है। राम भक्तों की आतंकवादियों को हिंदुस्तान में ले आकर के पर्यटन कराते हो, पार्टी
जा करके बिरयानी खाते हो पाकिस्तान में। मनोज सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? कहाँ का खाते हो? पाकिस्तान का, पाकिस्तान का नमक खाते हो ना देशद्रोहियों, देशद्रोहियों। जिन्ना के कब्र पे जाते हो चादर चढ़ाने ना। पार्टी है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, रत्नेश मिश्रा जी, रत्नेश मिश्रा जी आप ही बता दीजिए। चलिए ठीक है, ये जो, चलिए ठीक है, आपके विरोधी दल है, आपके विरोधी दल है। एक मिनट विनय कुमार जी, मैं आऊंगा आपके पास। चलिए, आपके विरोधी दल है, जाहिर तौर पर इतनी बड़ी घोषणा कर रहे हैं, कुछ तो महत्वपूर्ण पहलू होगा। नहीं, आप अगर ऐसी बहस करना चाहते तो आप लोग आपस में चिल्लाते रहिए, मेरी ख्याल से कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। चलिए मनोज सिंह जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? मनोज सिंह जी प्लीज अपनी ऑडियो अनम्यूट कीजिए, तो मैं फिर आपसे सवाल पूछूं, मुझे पता तो हो कि आपकी आवाज मेरी तक पहुंच भी रही है कि नहीं। मनोज सिंह जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? चलिए ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यू है। रत्नेश मिश्रा जी, मैं सीधे इसी पे आना चाहूंगा। जो बात यह हो रही है कि जाहिर तौर पर महिलाओं को अनुदान देने की शुरुआत तो अलग अलग राज्यों में, ज्यादातर राज्यों में आप ही की सरकार रही है, और उससे पहले, चुनाव से पहले बीजेपी के द्वारा ही इस तरह से अनुदान राशि जो है दी गई है। बिहार की बात कर ले या उससे पहले बात कर ले महाराष्ट्र की और अलग अलग राज्यों में। और कहीं ना कहीं इस बार शायद इस बात का अंदेशा समाजवादी पार्टी को होगा कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की बड़ी घोषणा आप कर सकते हैं। क्या उससे पहले ही उसको काउंटर करने के लिए समाजवादी पार्टी ने 40,000 रुपए सालाना अनुदान देने की घोषणा कर दी? एक तरह से आपकी योजना को न्यूट्रलाइज करने का एक पॉलिटिकल तरीका। रत्नेश मिश्रा, अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं बड़ी ठीक ठाक और अच्छा जवाब दूंगा शायद। और डिम्पल यादव जी ने जो आज महिलाओं को 40,000 देने की बात की है, हम महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन महिलाओं का सशक्तिकरण केवल पैसे से नहीं होता। जिस समय सपा की सरकार थी उसी दौरान मुजफ्फरनगर जैसे दंगे हुए, बदायूं रेप केस हुआ। पर रत्नेश मिश्रा, आपकी अगर आने वाले समय में आपने भी कुछ इसी तरह की घोषणा की, तब हम उसे किस तरह से देखें? अरे भाई, थोड़ी सी बात तो आ जाए मेरी, थोड़ी सी तो अभिषेक जी बात आ जाए। और इनकी सरकार में 2016 में उत्तर प्रदेश में 2016 तक 49,000 से ज्यादा महिलाओं के विरुद्ध अपराध पंजीकृत हुए थे। और महिलाओं को पैसा दें, लेकिन इस बात की भी गारंटी दे कि उनकी पिछली सरकार में जो महिलाओं के साथ दुर्गति हुई थी वो अब दोबारा नहीं होगी। और वहीं हमारी सरकार जब आई, पूज्य गुरुदेव मान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, तो हमने महिलाओं की सुरक्षा को कानून व्यवस्था का प्राथमिकता बनाया। और हमारा मॉडल है महिलाओं के खाते में आर्थिक सहायता भी, उसे सुरक्षित वातावरण भी, और अपराधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी। क्या अखिलेश यादव जी और डिम्पल यादव जी ये कर पाएंगे? और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं, अभी ये लोग जेनजी की भी बात करेंगे, जेनजी को भी जोड़ के मैं आपको जवाब दे देना चाहता हूं। देश और प्रदेश का जेनजी अब ये मांग कर रहा है, देश और प्रदेश का जेनजी ये जानना चाहता है कि अखिलेश यादव जी साधारण किसान परिवार के बच्चे को कब मुख्यमंत्री का प्रत्याशी अपनी पार्टी से बनाएंगे? अखिलेश यादव जी गैर मुलायम परिवार के व्यक्ति को कब अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे? अखिलेश यादव जी कब गैर यादव मुलायम परिवार के व्यक्ति को अपनी पार्टी से सांसद और विधायक बनाएंगे? और ब्राह्मणों पर लगातार बात करने वाले अखिलेश यादव जी ये भी बताएं कि वो कब अपने राष्ट्रीय महासचिवों में ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व देंगे, अपने राष्ट्रीय सचिवों में ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व देंगे और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देंगे। इनकी राष्ट्रीय मिश्रा जी, आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सचिवों में एक भी महिला आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक भी महिला नहीं है, ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व नहीं है राजनीतिक दलों में। कोई भी महिला मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं दिया। क्या अखिलेश यादव जी महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या अखिलेश यादव जी अपनी सरकार में महिलाओं को डिप्टी सीएम बनाएंगे? क्या अखिलेश यादव जी महिलाओं को 33% टिकट देंगे? बहुत सारी बातें हैं, क्यों ले 40,000 दीजिए, हम का उसका विरोध कर रहे हैं भाई। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की संरक्षा और महिलाओं को संरक्षित वातावरण ये भी देने की बात करिए। हम बिल्कुल आइए चुनाव में आपसे लड़ेंगे, हमारे मुद्दे मजबूत होंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता हमें चुनेगी। आपके मुद्दे बहुत सारी बातें आपने रखी, विनय कुमार सिंह से जवाब ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी महिलाओं के स्वावलंबन का तो 2017 ना हारती, 2022 भी ना हारती। और उत्तर प्रदेश में
माननीय पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज 1990 के बाद एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको जनता ने एक बार शासन में रहने के बाद दोबारा सत्ता सौंपी। ना तो मुलायम सिंह यादव बन पाए थे, ना अखिलेश यादव बन पाए। और 2012 में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो चुनाव स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के नाम पर हुआ था। 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अखिलेश यादव जी अगर कोई भी चुनाव जीतकर सत्ता परिवर्तित कर विधिक और संवैधानिक रूप से विपक्ष से सत्ता में आए हो तो वो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी बता दे। सीटें जीत लेना। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, आप जवाब तो ले रत्नेश जी। ठीक है, आपका विधिक तात्पर्य क्या था? ठीक है रत्नेश मिश्रा जी, आपने अपनी बात रख दी है। विनय कुमार जी जवाब सुन लीजिए। विनय कुमार जी, समाजवादी पार्टी के लिए महिलाओं का संवर्धन क्या सिर्फ राशि हस्तांतरित करने भर से हो जाता है? मनी मैजिक जिसकी बात हो रही है, उसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा का क्या, उनके रोजगार की सुरक्षा को लेकर क्या, उनके कानूनी अधिकार जो है उसको लेकर क्या, जिसके आरोप जो है रत्नेश जी लगा रहे हैं कि वहां पर समाजवादी पार्टी कहां खरा उतरती है? विनय जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज आपका ऑडियो। महिलाओं के सम्मान में हमने जो महिला आरक्षण बिल था सब लोगों ने मिल करके उसको पास किया था और उसको कहा था कि 2024 में लागू कीजिए। लेकिन अरे सुन तो लो, कोई कानून बना सकता है? मैंने पहली बार सुना। अनपढ़ रह जाएगा मतलब प्रधानमंत्री का अरे रत्नेश जी, सर्वसम्मति से संसद में पास हुआ था महिला आरक्षण का बिल, उसकी बात कर रहे हैं। कहा ना प्रधानमंत्री पर डिग्री नहीं, आपके पास भी नहीं है क्या? महिला आपके पास भी झूठ बोलोगे? अरे रत्नेश जी, महिला आरक्षण 33% की बात हो रही है, लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में भी, वो उसकी बात कर रहे हैं। शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में मतदान किया। आपके कहने पे इनको बोलने दिया था और ये चंदा चोर मारने वाले नहीं है, ये देशद्रोही मारने वाले थोड़ी ना। रत्नेश जी, आपने सवाल पूछा है, कानून का समर्थन किया नहीं किया? ये चंदा चोर है, झूठ बोले, चंदा चोर फिर उसी ढर्रे पे आ गए। अरे रत्नेश जी, निर्णय आया तब तक राम मंदिर के पक्ष में अगर कोई समाजवादी पार्टी तो नहीं लगता है कि इस चर्चा में कोई एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि मनी मैजिक एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ राजनीतिक दल इसे अब स्वावलंबन का तो पता नहीं, पर कहीं ना कहीं एक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका आर्थिक बोझ भी आप ही लोगों पर पड़ता है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये जो राशि लोगों को अनुदान के तौर पर दी जाती है, इनका क्या ठीक ठाक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, या जिस उद्देश्य के तहत महिलाओं को दिया जा रहा है, क्या उनके सशक्तिकरण में इसका समुचित इस्तेमाल हो पा रहा है, समूल इस्तेमाल हो पा रहा है? ये तमाम सवाल हैं और कहीं ना कहीं तमाम अलग अलग राज्यों में कहीं ना कहीं एक तरह का आर्थिक बोझ भी ये बनता जा रहा है। जाहिर तौर पर एक नागरिक से के जुड़े हुए अधिकार और उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए राज्य सरकार कोई योजना लाती है तो ये बिल्कुल सराहनीय है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर किस तर्ज पर और किस बिना पर, ये एक बड़ा सवाल बनकर कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में दिख रहा है। जिस तरह से कर्ज का बोझ अलग अलग राज्यों में बढ़ता जा रहा है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।